देखिए हम कल के क्लास में ये पढ़ रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो रीजन है जो एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्रिएट होता है। कैसा रीजन क्या क्रिएट होता है? तो एक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस उनको बनाता है। ये नाम तो हमने दिया है कि इमेजिनरी लाइंस बनाता है, क्योंकि पहले ना हमें जो नेचर में एक्टिविटी हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद जितना डिटेल हो सकता है उतना हम जानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये असल में है क्या? अगर आप इनके बारे में सोचना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो फर्स्ट इन फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दिखती कैसी हैं। वैसे तो हमने देखा नहीं क्योंकि इमेजिनरी लाइन है। इनका इफेक्ट क्या होता है, इनसे होने वाले जितने भी इम्पैक्ट हैं उन सबको एक एक करके जान लेते हैं, और फिर इसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर कर लेंगे। फिर ऐसे ही करके जब स्टडी कंटिन्यू चलती जाएगी तब हमें असल में पता लग जाएगा कि व्हाट इज रियली अ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फॉर नाउ वी हैव सीन कि कल हमने इसको ये देखा कि एक प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ डाइवर्ज होती हैं, फैलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक सोर्स माना गया। ये सोर्स वो नहीं है कि सोर्स चार्ज या सोर्स पार्टिकल, नहीं, इस जगह का नाम है सोर्स। यहाँ चार्ज हो या ना हो, यहाँ पर लेट्स बी से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल अब ये कोई भी वेक्टर फील्ड है, लाइक यहाँ पर एक वाटर पंप है, उससे वाटर हर तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट पंप इज एक्टिंग एज ए सोर्स और वर्किंग एज ए सोर्स। दिस चार्ज इज वर्किंग एज ए सोर्स, और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी होगी? वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि इसके फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लेकर आओ। टेस्ट क्यों कहा उसको? हमने देखा था ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव ना आए, इस पे फोर्स ना लगे, इतनी लगेगी लेकिन इतनी ना हो कि ये पीछे जाए या आगे आ जाए। जहाँ है वही होना चाहिए। अगर ये हिल जाता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वी हैव डिस्कस्ड। तो K, Q एंड R स्क्वायर। दिस Q डिफाइंस कि जो चार्ज यहाँ है ये उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायरेक्शन होती है, सो इट इज ए वेक्टर फील्ड, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन शो करने के लिए ये रहा यूनिट वेक्टर। दूसरा तरीका क्या लिखने का, जिससे हमने इसकी स्ट्रेंथ को नापा था, वो नापने का तरीका क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस चार्ज इज योर टेस्ट चार्ज which helps to know the electric field of this charge। ये सब चीजें थी हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशंस, इसकी बात कर लेते हैं, और ऐसा यूनिट की। नापेंगे किस में? या सिंपल है, इट इज न्यूटन पर कूलम। इट इज न्यूटन पर कूलम, ये इसकी ऐसा यूनिट। नाउ डायमेंशन इजीली फाइंड हो सकती है यहाँ से। देखो कैसे, फोर्स की डायमेंशन क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब ये मत सोचना कि ये फोर्स का फॉर्मूला अगर यहाँ से Q इंटू E आएगा तो इसको हम M इंटू A नहीं लिख सकते, ऐसा मत सोचना। दिस इज जनरल, ये होना ही होना है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात इसकी डायमेंशन से पहले तो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फोर्स किसी पर लगती है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज्ड पार्टिकल experiences a force and that force accelerate charged particle। वो चार्ज पार्टिकल चाहे तो ये हो चाहे दूसरा हो, अगर दोनों मूव करने के लायक हैं तो दोनों एक्सेलरेट करेंगे, रिपेल होते वक्त या तो अट्रैक्ट होते वक्त। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नॉट ए चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल। अगर एक हम यहाँ एक लिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो सोर्स वाला है उसको बांध दिया गया है, वो कहीं नहीं चल सकता। अगर मैं ए यहाँ पर लिख देता हूँ तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स विच कॉजेज एक्सेलरेशन। अब आपको ये चिंता सता रही होगी कि फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होना ही होना है, तो इसको मैंने ऐसा नोट करके ऐसा क्यों बताया कि बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी बात है ये। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, आपको डिस्कस करता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है तो क्या करूँ। सो यू मस्ट आंसर कि उस चार्ज पार्टिकल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। कैसे करते हैं? तो एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं, वो चार्ज पार्टिकल का जो नेचर होगा वो उसी की तरफ एक्सेलरेट करेगा। वेरी सिंपल। लेकिन इस एक्सेलरेशन में खास क्या है? तो खास बात ये है कि फोर्स हमेशा पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कराती है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, उसमें पार्टिकल एक्सेलरेट करने के बजाय वो सेम स्पीड से रोटेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एक्सेलरेट करने के बजाय विद कांस्टेंट स्पीड वो उसमें रोटेट करता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस। अच्छा, यहां से एक रिलेशन और बन सकता है, QE इक्वल्स टू M टाइम्स A, और E को हम क्या लिख सकते हैं? MA डिवाइडेड बाई Q। दिस इज सिंपल। लेकिन इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। सो फोर्स के डायमेंशन क्या होगी? तो फोर्स की SI यूनिट क्या है? फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले में देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ किलोग्राम stands for M, meter for L, second square for T minus 2, MLT minus 2, वेरी फेमस। उसके बाद चार्ज के लिए, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट वॉज ए बेसिक यूनिट, तो इसलिए इसका कोई फॉर्मूले से हम ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे। इसकी एम्पियर सेकेंड, एम्पियर की डायमेंशन A होती है, सेकेंड की डायमेंशन T होती है। नाउ वी कैन सी E इक्वल्स टू F। व्हाट इज F? M L T minus 2, and what is Q? A into T। If this T will go in the numerator, then this will be this MLT minus 3 और A। इस A को भी ऊपर लिखो, क्योंकि हम कभी भी डायमेंशन को डिवाइड में नहीं लिखेंगे। दिस इज डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इन सब बातों के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी सी चीज़ें और देखो। क्या हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो क्या है, कि ये एक चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, तीसरा,
ये Q1, Q2 और Q3 प्लस माइनस प्लस, इसको इधर फोर्स लग रही होगी, फोर्स यहाँ लग रही होगी, अच्छा, और ये वाली फोर्स यहाँ लग रही होगी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है कि वो प्लस से बाहर की तरफ निकलती है और माइनस की तरफ एंटर करती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस प्लस टू माइनस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक ये और एक ये। तो पार्टिकल किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करेगा, या कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है, ये कि ये? सो द आंसर इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट we can resolve it into the components and we can find its resultant. So this is resultant. तो ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी, नेट। अब इससे क्या सीखे हम? इससे सीखे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस होगी तो उसमें कैसे बिहेव करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगी? तो आंसर है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। ऐसे कर करके ये दिस हेल्प्स अ लॉट। समेशन कर सकते हैं I equals to 1 to n and I this is vector, this I will go from 1 to n, करेक्ट। और ये बहुत हेल्प करेगा। और वैसे ये चार्ज पार्टिकल इसमें नज़र आता है, कैन फॉरगेट अबाउट इट। तो ये बहुत हमें हेल्प करने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर सम करेंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो नेट डायरेक्शन में मिलेगा हमें, ठीक है। नाउ लेट्स वी गो फॉर नेक्स्ट। देखिए अब हम जो भी आगे कैलकुलेशन करेंगे इट विल बी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आगे डाइपोल पढ़ेंगे, ये भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डायरेक्ट एक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी इंडिकेशन देती है। फिर हम अलग अलग शेप की बात करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो, इसमें चार्ज पार्टिकल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, या कोई लॉन्ग शीट होती है, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा। सो दिस वी हैव टू नो। सो फर्स्ट लेट्स वी गो फॉर लॉन्ग वायर और लॉन्ग शीट। सपोज दिस इज ए कंडक्टर, इसको चार्ज कर दिया, तो इसमें चार्ज कौन सा है ये हमारा चिंता वाली बात नहीं है, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, इट इज ओके। सो आई कैन राइट प्लस प्लस ये, और ये वायर कितनी लॉन्ग है? सो द आंसर इज इट इज टेकन एज इनफिनिटली लॉन्ग। इनफिनिटली लॉन्ग। रियल में तो इनफिनिटली लॉन्ग वायर एग्जिस्ट करती है, बट फॉर एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट कंसिडर एज इनफिनिट लॉन्ग। इनफिनिट लॉन्ग का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। नाउ अब ये सोचो, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जो सेम नेचर के हैं, ये क्या है, एक दूसरे को फोर्स नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं। कौन सी फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्सन। एंड दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसका अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में आती है। देखो रिपल्सन फोर्स के वजह से क्या हुआ, ये पार्टिकल जो सेम नेचर के हैं रिपेल कर रहे हैं,
तो रिपेल करके ये कहाँ जाएंगे? ये रिपेल करके दूर तक जाना चाहते हैं, लेकिन जाते क्यों नहीं है? ये तो बड़े पास पास में। ये इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जहाँ तक इनको रास्ता मिलता है जाने का, जहाँ तक कंडक्टर मिलता है वहाँ तक जाते हैं। क्योंकि वी नो चार्ज पार्टिकल कैन मूव ओनली थ्रू कंडक्टर। तो चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के थ्रू ही मूव कर सकते हैं, एयर में नहीं चल सकते वो। तो इनको आगे नहीं जा पाना है क्योंकि जा ही नहीं पाएंगे आगे। अब इन्होंने आपस में एक दूसरे पर ऐसे फोर्स लगाया कि इनकी आपस की फोर्स बैलेंस हो गई और इनकी पोजीशन फिक्स हो गई। इससे क्या हुआ कि इनकी नेट फोर्स आपस में कितनी हो गई? 0। और जब तक ये 0 नहीं होगी तब तक पार्टिकल चलता रहेगा। जैसे चार्ज करने से पहले बड़ी हलचल रही होगी, चार्ज पार्टिकल भागना चाहते हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऐसे पार्टिकल और आ गए उनके बीच की रिपल्सिव फोर्स फिक्स हो गई, नेट फोर्स 0 आपस में। इसलिए ये एक जगह पर कैसे हैं? स्टैटिक। और यही तो हम पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये रुक क्यों गए? क्योंकि नेट फोर्स 0। नेट फोर्स के 0 होने का मतलब है कि इनकी फोर्स तो प्रेजेंट है, बट आपस में ये एक दूसरे पर फोर्स लगा के चल नहीं सकते जब तक कंडक्टर ना मिले। अच्छा, अब इसका नेचर क्या है? वी वॉन्ट टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड कि इस लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ये होती है, दिस क्यू। ये क्यू कौन है? ये चार्जेस है। जितने चार्जेस रहेंगे वो सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर शो करेंगे। और ये क्या है? तो आंसर, जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखिए फिजिक्स में ना जब हम कोई भी चीज़ें लिखते हैं, खास करके 12th में, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले इनको आइडेंटिफाई नहीं करना आता है। तो पहले आइडेंटिफाई करो, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये आर है इनके बीच का डिस्टेंस, बट नो, टेक केयर, जो आपको स्टार्टिंग में बताया है, दिस आर डिफाइंस कि अगर ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, हम एक चार्ज पार्टिकल टेस्ट लेकर आए, तो ये आर इनके बीच का डिस्टेंस है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पता करना चाहते हैं। ये वो आर है, ये इनके बीच का नहीं है डिस्टेंस, जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं। फिर से, अब ये आर तो क्या होगा? तो होगा ये कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका असर इस जगह पर कितना। तो यहाँ से हम लेंगे आर, और आर लेना कहाँ से है? यहाँ से कि यहाँ से? तो द आंसर इज सेंटर ऑफ मास। इस वायर का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्यों? बिकॉज वी नो कि 11th में हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स के लॉज, पॉइंट मास, सेंटर मास। तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस लेंगे, दिस इज योर आर। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इस पर कितना होगा ये हमें पता करना है, बट हाउ विल बी कैलकुलेटेड? अभी हम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, बट एक चीज़ देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टॉपिक इज अबाउट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको मैंने बताया ना अभी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कैलकुलेट करने वाली बात, वो करेंगे, लेकिन एक स्टेप पहले समझ लें उसके बाद। वो क्या स्टेप है? ये देखो, ये चार्ज ना, ये चार्ज है कितना? नेट चार्ज। क्यों? बिकॉज वी नो कि अगर ये बॉडी है, इसमें 1 + का 2 है, 1 + का 3 है, तो इस बॉडी के थ्रू कितने चार्जेस हैं? 5 नेट चार्जेस। इसकी तो बात नहीं कर सकते अकेले, और इसकी भी बात नहीं कर सकते। इस बॉडी में कितने चार्जेस हैं वही तो बात करेंगे ना। तो इस इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में, इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर में कितने चार्जेस हैं? क्या प्रैक्टिकल है इसको पता करना? इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर में ये चार्जेस कितने हैं ये काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
तो इसकी वजह से मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ जो अभी कुछ पहले बता रहा था मैं। फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये कैसे करूँगा मैं, और यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी मैथमेटिक्स, एंड दैट मैथमेटिक्स इज योर कैलकुलस, इंटीग्रेशन। कैसे, अब इसको देखना। फॉर नाउ लेट्स वी से कि एक स्मॉल रीजन में, स्मॉल लेंथ में कितने चार्जेस हैं, बहुत छोटे, तो dl लेंथ में dq चार्जेस। अब एक देखो काम कितना आसान हो जाएगा। अगर dl मीटर में dq कूलम चार्ज है तो 1 मीटर में या 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज होंगे। यूनिट क्यों, क्योंकि 1 मीटर 1 किलोमीटर 1 मिलीमीटर यूनिट बदल रही है, तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज होंगे। दिस इज योर dq by dl and this is your charge per unit length which we denote as lambda. This is your charge per unit length, charge per unit length। और ये क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमने अब सॉल्व कर लेंगे। इस dq को कैलकुलेट करो, क्योंकि वही तो सॉल्व करना है ना फाइनली, जो हमारा मेन टारगेट था। dq क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स dl, लैम्डा टाइम्स dl। अब इसको वहां प्लेस कर दो। अब देखो, फॉर वेरी स्मॉल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी स्मॉल। अभी केवल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं। तो k अपनी जगह पर, इस q dq r स्क्वायर। अब आपको पता है आगे स्टेप क्या है, इस dq को रिप्लेस करूंगा मैं, और मैं इसको लिखूंगा de इक्वल्स टू q k, dq की जगह पे लैम्डा dl। बट मुझे तो टोटल निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल के लिए क्या ऐड कर दूंगा, एंड दैट एडिशन वी कॉल एज इंटीग्रेशन। फ्रॉम कहां से कहां तक करना है, जिस पॉइंट से एंड तक जाना चाहते हैं। और जब ऐसे में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बिकम योर E, एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस ये उन्हीं चीज के लिए वर्क करती है जो चीजें वेरिएबल हो। क्या वेरिएबल है, हमने कितनी लेंथ ली है, dl लेंथ। इसके बारे में सोचो, एक यूनिट लेंथ में जो चार्जेस हैं, क्या वो कभी बदलने वाले हैं। हर एक यूनिट में उतने उतने चार्जेस होंगे, करेक्ट ना। एक यूनिट में dq चार्ज, फिर एक यूनिट में dq चार्ज, वो नहीं बदलेगा। सो इट रिमेन्स योर कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो चार्ज का अमाउंट हर यूनिट लेंथ के लिए सेम है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। नाउ दिस होल क्वांटिटी is your constant, because this r we are not talking right now, but this r is your distance जहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पता करना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस नहीं बदलेगी। सो दिस विल बिकम योर कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है हम उसको कैलकुलस में ऑपरेट नहीं करा सकते, कराएंगे इफेक्ट क्या आएगा यू विल स्टडी। तो हमें जो इंटीग्रेट करना है वो बचा केवल dl। कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या, L1 लेंथ से L2 लेंथ, इसकी लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, ये बस। और फिर ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और dl को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी, ये हम धीरे धीरे करके कैलकुलस में सीख जाएंगे, है ना। तो ये एक तरीका आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, और यही चैप्टर में यही चलने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी ऐसे निकालो, कभी वैसे निकालो, कभी वैसे कभी वैसे, बस ठीक है। अब इसी तरह से एक और चीज़ जो आएगी हमारे पास, इन्फिनेटली लॉन्ग सीट। नेट फोर्स तो इनकी ज़ीरो थी, ये हमें समझ के रखना है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर, बट अभी नहीं, लॉन्ग सीट के लिए चलते हैं।